पुत्र का बहुत खूबसूरत रिश्ता दिखाया गया है। फिल्म का एनिमेशन और विजुअल्स बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस मूवी को इतने सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि हम तुरंत सारे कैरेक्टर के इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं और उनके दर्द को हम फील कर पाते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पिता जेपिटो और पुत्र कार्लो बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जी रहे होते हैं। जेपिटो लकड़ी से सामान बनाने का काम करता था और कार्लो उनके हर काम में उनकी मदद किया करता था। ये बात थी 1940 के दशक की, जब जेपिटो और कार्लो एक चर्च में कुछ काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक बम आकर चर्च में गिर जाता है और उस धमाके में जेपिटो तो बच जाता है, परंतु उनकी जान से भी प्यारा बेटा कार्लो नहीं बच पाता। जेपिटो अपने पुत्र के जाने के बाद बहुत दुखी रहता है। वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जेपिटो अपने पुत्र की याद में पाइनकोन नाम के एक फल को अपने पुत्र की समाधि के पास ही दफना देता है। मौसम बदलते हैं, दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, परंतु जेपिटो का दुख नहीं बदलता। वो आज भी अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। अपने इतने आज्ञाकारी और प्यारे बेटे के जाने के दुख को जेपिटो सह नहीं पाता है। एक दिन जेपिटो अंदर से बहुत टूट जाता है और गुस्से में आकर पाइन कोन के पेड़ को काट देता है, जो कि 20 साल बाद काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, और उस पेड़ की लकड़ी से एक पपेट बना लेता है और शराब के नशे में पूरी तरह से डूब जाता है। फिर कुछ चमत्कार होता है और जेपिटो के घर एक परी आती है। परी को जेपिटो की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो उस पपेट में जान डाल देती है और नाम रखती है पिनाकियो। पाइनकोन के पेड़ में सेबेस्टियन नाम का एक कीड़ा रहता था। ये वही पेड़ है जिसे जेपिटो ने पिनाकियो को बनाया था। परी सेबेस्टियन को पिनाकियो की जिम्मेदारी सौंपती है और उससे कहती है कि अगर तुमने इसका ध्यान रखा तो मैं तुम्हारी एक विश जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन जब जेपिटो की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसका पपेट वहाँ से गायब हो चुका था। वो इधर उधर ढूंढता है बट उसका पपेट उसे नहीं मिलता है। फिर अचानक से वो देखता है कि पपेट में तो जान आ गई है। वो ये देखकर बहुत डर जाता है। पिनाकियो इस नई दुनिया में आके बहुत खुश था। वो खेल कूद रहा था और चीज़ें तोड़ फोड़ रहा था। ये सब चीज़ें जेपिटो अपनी आंखों से देखता है और उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है कि कैसे एक पपेट में जान आ गई, और डर के मारे पिनाकियो को एक अलमारी में बंद कर देता है और चर्च चला जाता है। पिनाकियो भी अलमारी तोड़कर जेपिटो के पीछे पीछे चर्च चला जाता है। चर्च में सारे लोग लकड़ी के पुतले को बात करते हुए देख बहुत डर जाते हैं। इस पर पिनाकियो कहता है कि नहीं नहीं, मैं लकड़ी का कठपुतली नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ। ऐसे बोलते हुए उसकी नाक बड़ी हो जाती है, उसमें से शाखाएं निकलने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी पिनाकियो कोई झूठ बोलेगा उसकी नाक लंबी होती जाएगी। इससे पहले कि चर्च में बैठे हुए सारे लोग पिनाकियो को देख के डर जाए, चर्च का मास्टर जेपिटो से कहता है कि इसे अभी यहाँ से बाहर लेके जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चर्च के मास्टर के साथ कुछ लोग आते हैं जो कि पिनाकियो से मिलना चाहते हैं और जेपिटो से कहते हैं कि तुम्हें पिनाकियो को स्कूल भेजना चाहिए, और जेपिटो ऐसा ही करता है। नेक्स्ट डे पिनाकियो को वो स्कूल भेजने की तैयारी करता है। रास्ते में पिनाकियो को एक बंदर देख लेता है जो कि सर्कस का पोस्टर लगा रहा था। बंदर जाकर अपने मालिक को पिनाकियो के बारे में सब कुछ बता देता है। सर्कस का मालिक और बंदर दोनों पिनाकियो को देखने चले जाते हैं। जैसे ही वो पिनाकियो को देखते हैं दोनों हंसने लग जाते हैं। उनकी हंसी का मतलब ये होता है कि पिनाकियो उनके बहुत काम आने वाला है। वो अपने सर्कस में पिनाकियो को लेके जाना चाहते थे जिससे वो और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। सर्कस का मालिक पिनाकियो से कहता है कि तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देखकर बाकी बच्चे डर जाएंगे। स्कूल में क्या रखा है, तुम मेरे साथ मेरे सर्कस में चलो, मैं तुम्हें मशहूर बना दूंगा, तुम स्टार बन जाओगे और लोग तुम्हें बहुत पसंद करने लगेंगे। इससे तुम्हारे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। अब पिनाकियो पूरी तरह से उसकी बातों में आ जाता है और वो स्कूल न जाकर सर्कस में चला जाता है। पिनाकियो सर्कस में जाकर डांस करने लगता है, गाना गाने लगता है
और उधर जेपिटो को ये पता चलता है कि पिनाकियो तो आज स्कूल आया ही नहीं। अब जेपिटो पिनाकियो को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे पता चलता है कि पिनाकियो सर्कस में गया है। जेपिटो पिनाकियो को सर्कस से बाहर लेकर आता है और उनसे पूछता है कि मैंने तुम्हें स्कूल भेजा था, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। इस पर पिनाकियो कहता है कि मैं स्कूल जाने ही वाला था पर मैं रास्ता भूल गया। ऐसे बोलते ही उसकी नाक बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा था। वहाँ पर सर्कस का मालिक भी पहुँच जाता है और जेपिटो से कहता है कि इधर लाओ, ये हमारा है, और दोनों में छीना झपटी हो जाती है। उनकी इस लड़ाई में पिनाकियो रास्ते में गिर जाता है और उसके ऊपर से ट्रक गुजर जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पिनाकियो का एक्सीडेंट होने के बाद उसकी आत्मा किसी और दुनिया में आ जाती है। यहाँ उसे एक परी मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हें जीवन दान देने वाली मेरी बहन है और ये भी बताती है कि तुम अमर हो, तुम जितनी बार मरोगे उतनी ही बार जिंदा भी हो जाओगे। और ये पॉट देख रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। इसके अंदर की सारी रेत जब भी ऊपर रहेगी तुम इस दुनिया में रहोगे, और जैसे ही सारी रेत नीचे चली जाएगी तुम वापस उसी दुनिया में चले जाओगे। जैसे ही रेत खत्म होती है पिनाकियो वापस अपनी इंसानी दुनिया में आ जाता है। उसे जिंदा होते देख सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ सर्कस वाला आदमी भी आ जाता है और वो सबको बताता है कि पिनाकियो उनका है क्योंकि उसने बॉन्ड साइन किया था। इस पर मेयर कहते हैं कि नहीं पिनाकियो, तुम्हें तो फौज में होना चाहिए जो कभी नहीं मर सकता। जेपिटो जैसे तैसे बात संभाल कर उसे बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है कि मुझे लगा था तुम मेरे बेटे कार्लो जैसे हो जो उनकी हर बात माना करता था, पर तुम तो मेरे ऊपर बोझ बन गए हो। ये सुनकर पिनाकियो को बहुत बुरा लगता है और वो फैसला लेता है कि वो सर्कस में जाएगा और अपने पापा के लिए पैसे कमाएगा। अगले दिन पिनाकियो अपने पापा के लिए एक लेटर छोड़ जाता है। सेबेस्टियन ये सब देख रहा होता है और उसे मना करता है कि तुम मत जाओ। पिनाकियो सेबेस्टियन की बात नहीं मानता और घर छोड़कर चला जाता है। सेबेस्टियन जेपिटो को सारी बात बताता है और वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। सर्कस वहाँ से कहीं और चला गया था। वो सर्कस वाले नए नए शहर जाकर पिनाकियो को दिखाते थे और बहुत पैसा कमाते थे। पिनाकियो को लगता था कि बॉस उसके हिस्से के पैसे उसके पापा के पास भेज देते हैं, पर ये सब झूठ था। पिनाकियो को इस बात का पता चल जाता है। यहाँ सर्कस का मालिक फिनोकियो से सोल्जर के सामने परफॉर्म करने बोलता है और फिनोकियो सोल्जर की बेइज्जती कर देता है। सोल्जर को फिनोकियो के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गोली चला देता है जिससे फिनोकियो की वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेपिटो फिनोकियो को ढूंढने निकल पड़ता है और वो समुद्र की यात्रा कर रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पर बहुत बड़ी मछली आ जाती है और वो सबको निगल लेती है। जेपिटो अभी मछली के पेट में जिंदा था, पर यहाँ फिनोकियो मर चुका होता है। मरने के बाद फिनोकियो फिर से उसी परी के पास पहुँच जाता है और परी उसे वापस इंसानी दुनिया में भेज देती है। उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास बहुत सारे बच्चों को पाता है और सामने मेयर होता है, वही मेयर जो फिनोकियो को फौजी बनाना चाहता था। यहाँ सारे बच्चे फौज की ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं कि अचानक से एक बम आकर गिरता है जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस बम धमाके में सारे बच्चों के साथ साथ मेयर भी मारा जाता है, पर फिनोकियो और बंदर किसी तरह बच जाते हैं। दोनों बच तो जाते हैं पर उसे ढूंढते हुए यहाँ सर्कस का मालिक पहुंच जाता है। वो फिनोकियो को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले वो उसे मारे या जलाए, बंदर आकर उसे बचा लेता है और अपने ही मालिक पर हमला कर देता है। इस हमले में सर्कस का मालिक और बंदर दोनों समुद्र में गिर जाते हैं जिसमें मालिक की मृत्यु हो जाती है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि बंदर और फिनोकियो एक लकड़ी के सहारे तैरते रहते और तभी वहाँ वही मछली अटैक करती है जो उसके पापा को निगल गई थी। अब फिनोकियो और वो बंदर दोनों मछली के पेट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ मिलते हैं अपने पापा से और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। जेपिटो फिनोकियो से कहता है कि तुम झूठ बोलो, तुम जितना झूठ बोलोगे तुम्हारी नाक उतनी ही लंबी होते जाएगी, जिससे वो सब उस मछली के पेट से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ समुद्र में बहुत खतरा होता है, जगह जगह बम लगे होते हैं। मछली एक बार फिर से फिनोकियो पे अटैक करती है। अब फिनोकियो और बम दोनों मछली के पेट के अंदर चले जाते हैं। फिनोकियो सबकी जान बचाने के लिए उस बम के बटन को दबा देता है जिससे धमाका होता है और मछली फट जाती है।
धमाके से ज़ेपेटो समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और फिनोकियो की वहीं डेथ हो जाती है। मरने के बाद फिनोकियो फिर से उस परी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी भेजो, वापस अपने पापा के पास भेजो, मुझे पापा को बचाना है, वो डूब रहे हैं। परी कहती है मैं ये नहीं कर सकती, तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक ये रेत पूरी खत्म ना हो जाए। फिर भी तुम जाना चाहते हो तो इन सारे पॉट को तुम अपने हाथों से ही तोड़ दो, पर याद रखना इसके बाद तुम अमर नहीं रहोगे। वो सारे पॉट को तोड़कर वापस अपने पापा को बचाने के लिए चला जाता है। फिनोकियो अपने पापा को तो बचा लेता है पर खुद नहीं बच पाता। अब यहाँ वही परी आती है जो फिनोकियो को जीवन दान देती है। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा था और ये एक मनुष्य की तरह मरा है। मनुष्य कभी भी मरने के बाद वापस नहीं लौटते। ज़ेपेटो ये सब बातें सुनकर बहुत टूट जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन कहता है कि परी, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं फिनोकियो की अच्छी देखभाल करूंगा तो तुम मेरी विश जरूर पूरी करोगी। मेरी यही विश है कि तुम वापस फिनोकियो को जिंदा कर दो। परी उसकी बात मान लेती है और वापस उसमें जान डाल देती है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि फिनोकियो, ज़ेपेटो और सेबेस्टियन तीनों बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। ज़ेपेटो और सेबेस्टियन जो कि मानव थे, उन्हें एक न एक दिन अपना जीवन त्याग करना ही था और लास्ट में बच जाता है फिनोकियो, जिसका बाद में कोई अता पता नहीं होता कि फिनोकियो कहाँ चला गया। ये मूवी आई थी साल 2022 में और IMDb में इसकी रेटिंग है 5/10। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।